हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु गुप्ता और आप देख रहे हो यूपीएससी अड्डा। तो आज मैं बताऊंगा आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, कोर्ट का इस पे क्या क्या जजमेंट है, गवर्नमेंट ने इस पे क्या क्या डिसीजन लिया, ये सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। तो दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक सिंगल लॉ होता है जो कि किसी कंट्री के जितने भी लोग हैं उन सबके ऊपर ये लॉ अप्लीकेबल होता है और उनके पर्सनल मैटर्स के ऊपर भी अप्लीकेबल होता है। मतलब अगर यह लॉ है तो इस लॉ के होने के बाद कोई भी कम्युनिटी बेस्ड लॉ जो होता है, जैसे इंडिया में हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये सारे लॉ नहीं होंगे, सिर्फ यही लॉ होगा किसी भी कम्युनिटी के पर्सनल मैटर के भी ऊपर भी। ठीक, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा लॉ होता है जो कि किसी कम्युनिटी या पूरे ही कम्युनिटी या पूरे ही कंट्री के ऊपर या कंट्री के लोगों के ऊपर अप्लीकेबल होता है, उनके पर्सनल मैटर्स के ऊपर भी। ठीक, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में इसको डिफाइंड किया गया है। अब पार्ट 4 में किस आर्टिकल में डिफाइंड किया गया है, तो आर्टिकल 44 में डिफाइंड किया गया है। ठीक, आर्टिकल 44 में डिफाइंड किया गया है। करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया में या गोवा में अभी लागू हुआ है, हाल ही में गोवा में यह लागू हुआ है। और इसको किसने लागू किया, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको लागू किया है, जो कि गोवा की इस समय की स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक, गोवा की समय स्टेट गवर्नमेंट है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कब कब बात कही गई थी, तो पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के सन 1835 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक रिपोर्ट में बात कही गई थी, लेकिन इसमें जो पर्सनल लॉ है उसको बाहर रखा गया था, उसको कोडिफाई करने की बात नहीं कही गई थी। अगर हम 1941 में बी एन राव कमेटी की एक रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो 1941 में बी एन राव कमेटी ने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई थी, जिसमें कई सारे कम्युनिटी बेस्ड लॉ को कोडिफाई करने की बात कही गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर हिंदू सक्सेशन लॉ जो कि 1956 में आया था उसको लाया गया था। और इस लॉ में 4 कम्युनिटी के जो पर्सनल मैटर्स है उसको कोडिफाई किया गया था, सिख, बौद्ध, जैन और हिंदू के। ठीक, 4 कम्युनिटी के पर्सनल मैटर्स को कोडिफाई किया गया था, सिख, बौद्ध, जैन और हिंदू कम्युनिटी के। ठीक, अगर हम कोर्ट के जजमेंट्स की बात करें तो कोर्ट ने इस पे कई सारे जजमेंट लिए, कुछ जजमेंट्स हम आइए देख लेते हैं। ठीक, कि कोर्ट्स का इस पे क्या क्या डिसीजन रहा है। तो सबसे पहला है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो 1985 में जो हुआ था। दूसरा है शबनम हाशमी जो कि 2014 में हुआ था। और तीसरा हाल ही में हुआ था सायरा बानो केस में। इन तीनों केस में कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की सख्त जरूरत है, जहां तक हो सके सरकार को इसको लाना चाहिए। ठीक, तो आइए एक बार इन सारी चीजों को फिर से एक बार देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। संहिता से कंफ्यूज मत होइएगा, संहिता का मतलब है यहाँ से नियम। ठीक, तो यहाँ पे संहिता का मतलब क्या है, नियम। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा लॉ होता है जो कि सारे भी कम्युनिटी बेस्ड लॉ को रिप्लेस करके एक सिंगल लॉ को लाता है और उस देश के सारे लोगों के ऊपर अप्लीकेबल होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो। ठीक, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सिंगल लॉ है जो कि उस कंट्री के सारे लोगों के ऊपर अप्लीकेबल होता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड हो, इनफैक्ट उनके पर्सनल मैटर्स से भी रिलेटेड हो। ठीक, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसे पार्ट 4 में दर्शाया गया है। कहाँ पे लिखा गया है, पार्ट 4 में। और पार्ट 4 में किस आर्टिकल में बात की गई है, तो आर्टिकल 44 में बात की गई है। किस में बात की गई है, आर्टिकल 44 में। गोवा में या करंट टाइम में इंप्लीमेंट है। ठीक, गोवा में या करंट टाइम में इंप्लीमेंट है। पहली बार इसकी बात कही गई थी 1835 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक रिपोर्ट में, लेकिन इसको जो पर्सनल लॉ कोडिफाई करने की बात है उसको बाहर रखी गई थी। सन 1941 में बी एन राव कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में बात कही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और इसी के आधार पर 1956 में हिंदू सक्सेशन लॉ लाया गया था। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो के जो कि 1985 में हुआ था, शबनम हाशमी के जो कि 2014 में हुआ था, और सायरा बानो के जो कि 2017 में हुआ था। इसमें कोर्ट ने कहा था कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, जहां तक हो सके गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए और इसको लाना भी चाहिए। तो आइए अब कुछ आर्गुमेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्गुमेंट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में है, जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको प्रमोट करते लाने के लिए, और कौन कौन से आर्गुमेंट्स उसके अगेंस्ट में है। ठीक, तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए जाइए दोस्तों, कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में है, जो उनको सपोर्ट करते हैं। तो आइए उनको देखते हैं। सबसे पहला है प्रमोट रियल सेकुलरिज्म। दोस्तों, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो रियल सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है। क्या करता है, रियल सेकुलरिज्म को, रियल धर्मनिरपेक्षवाद को प्रमोट करता है। दूसरा है ऑल इंडियन शुड बी ट्रीटेड सेम। आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अगर कोई लॉ है, कोई नियम है, वह किसी कंट्री में आता है और वो सारे कम्युनिटी के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर
सेम होता है, सेम अप्लीकेबल होता है। अगर वो इंडिया में वही लॉ आएगा तो इंडिया में भी सारे लोगों के ऊपर सेम अप्लीकेबल होगा। तो अगर वो सारे इंडियंस के ऊपर सेम अप्लीकेबल होगा तो वो सारे इंडियंस को सेम सेम ट्रीट करेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके फेवर में एक आर्गुमेंट ये भी आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सारे इंडियन को सेम ट्रीट करता है। क्या होता है? सेम ट्रीट करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल इंडियन शुड बी ट्रीटेड सेम। ठीक, फिर तीसरा है, थर्ड पॉइंट है, इट विल गिव मोर राइट्स टू वुमेन। दोस्तों जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है अगर वो सारे इंडियंस को सेम ट्रीट करेगा तो वो वुमेन्स को और मेंस को भी सेम ट्रीट करेगा। ठीक, तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो वो वुमेन्स को सेम ट्रीट करेगा, लेकिन जो आरक्षण है उसके वजह से वुमेन्स को कुछ अधिक राइट दिया जाएगा, ताकि जो हमारे समाज में, जो हमारी सोसाइटी में जितने भी प्रीडिशियस और स्टीरियोटाइप्स हैं उन सबको हटाया जा सके, एकदम खत्म किया जा सके। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो वुमेन्स को ज्यादा राइट देगा कंपेरिजन टू मेन के मुकाबले। एवरी मॉडर्न नेशन हैज इट। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोस्तों है वो जितने भी मॉडर्न नेशन है, चाहे यूरोपियन नेशन हो, अमेरिका हो, चाइना हो, या जितने भी इस समय की कंट्री है जो मॉडर्न कंट्री है, जो काफी आगे है, उनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी है। तो एक आर्गुमेंट ये भी इसके फेवर में आ जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जितने भी मॉडर्न नेशन में है उनमें ऑलरेडी है। कुछ अच्छी बातें होंगी तो इसीलिए तो है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भी है वो मॉडर्न नेशन, सारे मॉडर्न नेशंस में है। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है रिड्यूसिंग वोट बैंक पॉलिटिक्स। दोस्तों हमारे कंट्री के पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा जितने भी नेता है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। मतलब वो वोट पाने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। गवर्नमेंट की कोई भी चीज आई, कोई भी स्कीम आई, उसका समर्थन नहीं करते, उसके अगेंस्ट में जाते ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन आने पे वोट मिल सके। लेकिन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है अगर वो एक लॉ होगा, सारे कम्युनिटी के ऊपर अप्लीकेबल होगा, तो यह वोट बैंक पॉलिटिक्स को काफी हद तक रिड्यूस करेगा। पूरा तो नहीं रिड्यूस कर सकता लेकिन काफी हद तक रिड्यूस करेगा, कम करेगा। फिर उसके बाद है इट विल इंटीग्रेट इंडिया, और ये इंडिया को भी इंटीग्रेट करेगा। अगर सारे लोग सेम ट्रीटेड होंगे तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किसी की भी कम्युनिटी को ये नहीं लगेगा कि हमें किसी अलग तरीके से, या माइनॉरिटी को ये नहीं लगेगा कि हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, भेदभाव हमारे साथ हो रहा है ना। तो ये इंडिया को भी एकत्रित रखेगा। ठीक, आशा करता हूँ ये चीज आप समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से इस चीज को समझ लेते हैं। पहला है यूनिफॉर्म सिविल कोड रियल सेकुलरिज्म को प्रमोट करेगा, सारे इंडियंस को सेम ट्रीट करेगा। ठीक, वुमेन्स को ज्यादा राइट्स देगा। क्या करेगा? वुमेन्स को ज्यादा राइट्स देगा। चौथा पॉइंट है जितने भी मॉडर्न नेशंस हैं उन सब में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी अप्लीकेबल है। पांचवा है ये वोट बैंक पॉलिटिक्स जो होती है, जो नेता लोग करते हैं, वो उसको कम करेगा। और छठा है कि ये इंडिया को एकत्रित करेगा। ठीक, तो अब आइए कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स भी हैं जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के एकदम अगेंस्ट में है, तो उनको भी एक बार देखते हैं। ठीक, मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग कई सारे ऐसे आर्गुमेंट्स देखते हैं जो यूसीसी के एकदम अगेंस्ट में है, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। दोस्तों ऐसे कई सारे आर्गुमेंट्स भी देखे गए हैं जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के एकदम अगेंस्ट में है, उनको सपोर्ट नहीं करते। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो आर्गुमेंट्स है वो आर्टिकल 25। अब आप बोलेंगे कि सर आर्टिकल 25 क्या है? तो दोस्तों आर्टिकल 25 हमारे संविधान में दिया हुआ एक आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 25 के अंडर में आता है। ये आर्टिकल 25 कहता है कि जितने भी पीपल है उनको अपने रिलीजन को फ्रीली फॉलो करने का अधिकार है। जो कि आर्टिकल 25 जो वो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार प्रदान करता है। कई सारे ऐसे विशेषज्ञ हैं जो हमें कहते हैं कि अगर यूसीसी आई, क्योंकि यूसीसी एक सिंगल लॉ है जो कि सारे लोगों के ऊपर अप्लीकेबल होता है और उनके पर्सनल मैटर के ऊपर भी अप्लीकेबल होता है, तो अगर यूसीसी आई तो आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हनन हो सकता है, इसलिए यूसीसी को नहीं आना चाहिए। तो एक यूसीसी के अगेंस्ट में ये भी आर्गुमेंट बनता है। दूसरा आर्गुमेंट है यूसीसी बिकम अ टूल टू सप्रेस राइट्स टू माइनॉरिटी। तो दोस्तों ऐसे जो लॉ है जो कि सिंगल लॉ होते हैं और सारे कंट्री के लोगों के ऊपर लागू होते, अप्लीकेबल होते हैं और उनके पर्सनल मैटर्स के ऊपर भी अप्लीकेबल होते हैं, तो कई सारे ऐसे विशेषज्ञ हैं जो यह बात कहते हैं कि अगर यूसीसी जैसे कानून किसी भी देश में आती है तो वो माइनॉरिटी के राइट्स को सप्रेस करती है, माइनॉरिटी के राइट्स का हनन करती है। तो एक आर्गुमेंट्स इसके अगेंस्ट ये भी बनता है। फिर उसके बाद है मैनी पीपल नॉट वांट यूसीसी। कई सारे जो लोग हैं वो यूसीसी का अगेंस्ट में खड़े रहते हैं। आपने कई सारे ऐसे लोगों को सुना होगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट में खड़े रहते हैं। उसका रीजन ये है कि वो अपने रिलीजन को फ्रीली फॉलो करना चाहते हैं और यूसीसी एक ऐसा लॉ है जो कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हनन करता है। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं कि गवर्नमेंट का इस पे क्या क्या स्टैंड है, गवर्नमेंट का इस पे क्या पर्सपेक्टिव है, गवर्नमेंट इसके साथ है या इसके अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में है। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो की, क्योंकि बीजेपी करंट टाइम की गवर्नमेंट है तो हम लोग बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करते हैं। अगर किसी को मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र किसी पार्टी
कोई पार्टी जारी करती है इलेक्शन के समय, इस मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र में लिखा होता है कि अगर उनकी गवर्नमेंट आई तो वह क्या क्या करेंगे। बेसिकली ये एक वचन पत्र होता है जो कि पार्टी जनता से करती है कि अगर उनकी गवर्नमेंट आई तो वो ये कार्य करेंगे। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो जो कि 8 अप्रैल 2019 लोकसभा इलेक्शन में आया था, उसमें यह बात कही गई थी कि वह यूसीसी को प्रमोट करते और अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो वह यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, और इसका हमें एक एग्जांपल देखने को मिलता है गोवा में, क्योंकि गोवा स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है। ठीक, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है हमारे यहाँ, गोवा स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है और गोवा में ही बीजेपी ने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है। मैंने ये आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि गोवा स्टेट में बीजेपी ने यूसीसी को लागू कर दिया है। ठीक, तो जो करंट की गवर्नमेंट है वो यूसीसी के साथ है, यूसीसी को प्रमोट करती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रमोट करती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंक्लूजन की। तो मैंने आपको कई सारे आर्गुमेंट्स बताए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रमोट करते हैं और कई सारे ऐसे आर्गुमेंट्स भी बताए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के एकदम अगेंस्ट में है। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर कंक्लूजन क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें यूसीसी को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ये भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो आइए हम एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबडे से एक सवाल पूछा गया था कि सर क्या यूसीसी आनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे बोबडे जी ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वह अभी इंडिया में ऐसी कंडीशंस नहीं है कि यूसीसी आनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो सके कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया में लाया जा सके तो इंडिया में यह जरूर आनी चाहिए। लेकिन वह अभी के लिए यूसीसी को लाने के खिलाफ थे। उसका रीजन यह था कि उन्होंने कहा था कि अभी जो करंट टाइम की गवर्नमेंट है, करंट टाइम की इंडिया की कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि वो यूसीसी को लाया जा सके। और उनका कहना था कि जितने भी लॉ है, जो भी अभी करंट टाइम के लॉ है, जो हिंदू मैनिफेस्टो, हिंदू सक्सेशन लॉ है या मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसी में सुधार करके हमें अपने सिस्टम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हाँ, अगर फ्यूचर में कभी ऐसी कंडीशंस आती है कि यूसीसी लागू हो सके तो यूसीसी को जरूर से लागू करनी चाहिए। आशा करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में फीडबैक दे दीजिएगा कि मैंने ये वीडियो कैसे बनाया है। जय हिंद, जय भारत।